सिविल सर्विसेज पाथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के इतिहास को या किसी भी पूरे भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके ना तो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं और ना ही लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो ऐसा काल जिसके ना तो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं और ना ही लिखित में कोई साक्ष्य उपलब्ध है, तो ऐसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला है आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, तो देखिए आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसके पुरातात्विक एवं लिखित दोनों साक्ष्य उपलब्ध हों। आदि ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हों और जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हों, लेकिन इसके लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा आता है आपका इतिहास। इतिहास उस काल को कहते हैं जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं और जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं एवं लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा चुका है, यानी कि पढ़ने में हमने सफलता प्राप्त कर ली है। तो इतिहास में आपके सब कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है ना। प्राचीन काल, ठीक है, वेद संस्कृति आपकी, वैदिक सभ्यता, ठीक है, मौर्य काल, गुप्त काल, इसके अलावा मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास। तो जिनके पुरातात्विक एवं लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं वही आपका कहलाता है इतिहास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का प्राग ऐतिहासिक काल। अब देखिए मध्य प्रदेश के इस प्रागैतिहासिक काल में हम पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल को, फिर हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल को, इसके बाद हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल को। ये जितने भी पीरियड्स हैं, ये जितने भी मध्य प्रदेश के काल हैं, इनकी स्टडी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे, ठीक है ना। तो जिससे कि आपको एग्जाम में आप उनके आंसर दे सकें और इसमें 100% कवर किया जाएगा। इसमें 100% आपका जो पुरापाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल है, इसकी 100% इसको कवर किया गया है। आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में कौन से स्थल पुरापाषाण काल से संबंधित हैं? आपके आंसर हैं भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, पचमढ़ी। तो आपको इनमें से सही आंसर चुनना है। तो देखिए भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो भीमबेटका पड़ता है रायसेन में। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? रायसेन में। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? आदमगढ़ पड़ता है होशंगाबाद में। आदमगढ़ पड़ता है होशंगाबाद में। जावरा आपका पड़ता है रायसेन में। जावरा कहाँ पड़ता है? जावरा भी पड़ता है आपका रायसेन में, और ये तो खुद रायसेन है ही, और पचमढ़ी आपका होशंगाबाद में। तो भीमबेटका रायसेन में पड़ता है, आदमगढ़ आपका होशंगाबाद में पड़ता है, जावरा आपका रायसेन में पड़ता है, रायसेन और पचमढ़ी, ठीक है। तो पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कि मध्य प्रदेश के ये सभी स्थल जो हैं पुरापाषाण काल से संबंधित हैं, यानी कि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि लिखने जगह नहीं थी, मैंने लिखा नहीं। तो ये सारे के सारे स्थल जो हैं वो भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, पचमढ़ी, ये सारे के सारे स्थल पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी घाटी पुरापाषाण काल से संबंधित है? मध्य प्रदेश में कौन सी नदी घाटी पुरापाषाण काल से संबंधित है? आपके आंसर हैं चंबल नदी घाटी,
नर्मदा नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी, सुनार एवं सोन नदी घाटी। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होंगे, देखिएगा कोई भी जो सभ्यता होती है या कोई भी जो काल होता है तो पुरापाषाण काल इन नदी घाटियों में ही बसा हुआ था। जो पुरापाषाण काल के जितने भी स्थल हैं वो इन नदियों के किनारे स्थित थे, इसलिए ये सारी की सारी नदी घाटी पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। यानी कि चंबल नदी घाटी भी पुरापाषाण काल से संबंधित है, नर्मदा नदी घाटी भी पुरापाषाण काल से संबंधित है, बेतवा नदी घाटी भी आपकी पुरापाषाण काल से संबंधित है, सुनार नदी घाटी एवं सोन नदी घाटी भी आपकी पुरापाषाण काल से संबंधित है। सुनार जो नदी है यह कैन की सहायक नदी है। सुनार नदी, ये इसको हम सोनार नदी भी बोलते हैं। तो सुनार या सोनार नदी कैन की सहायक नदी है जो कि सागर से निकलती है और दमोह होती हुई कैन नदी में मिल जाती है। ओके, तो कौन सी नदी घाटी पुरापाषाण काल से संबंधित है? तो सारी की सारी नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी, सोनार नदी घाटी एवं सोन नदी घाटी पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी नदी घाटी मानव सभ्यता के कौन सी नदी घाटी मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि रही है, जहां से सर्वाधिक पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं? तो अब उसने पूछा है कि सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो कौन सी नदी घाटी पाषाण कालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि रही है, जहां से सबसे अधिक पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी घाटी। तो देखिए नर्मदा नदी घाटी सबसे मुख्य नदी घाटी है। नर्मदा नदी घाटी से ही सबसे अधिक पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तो सबसे अधिक पाषाण कालीन स्थल किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा नर्मदा नदी घाटी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए हैं? स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं नर्मदा नदी घाटी, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी घाटी। तो याद रखिएगा पुरापाषाण काल में स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किन स्थलों से पत्थर की कुल्हाड़ी एवं औजार की प्राप्ति हुई है? तो देखिए मध्य प्रदेश के किन किन स्थलों से पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसमें हस्त कुठार, हत्थे वाली कुल्हाड़ी, बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, ये सब कुल्हाड़ी शामिल हैं। तो ये मध्य प्रदेश के किन स्थानों से प्राप्त हुई है? तो आपके आंसर हैं देवरी, सुकचाई, नाला बुढ़ाना, केन घाटी, बरखस, दमोह, संग्रामपुर। ये सारे के सारे स्थल आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं। इन स्थानों से पत्थर की कुल्हाड़ी, जिसे हस्त कोठार कहा जाता है, प्राप्त हुई है। देवरी, सुकचाई, नाला बुढ़ाना, केन घाटी, बरखस, दमोह, संग्रामपुर, ये सारे के सारे स्थल आपको याद रखने हैं। तो इसके सही आंसर होगा ये सभी स्थल। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस स्थान से मानव जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के किस स्थान से मानव जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार। सिर्फ मध्य प्रदेश के एग्जाम में नहीं, ऑल इंडिया आपका यूपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीएससी हो, बिहार पीएससी हो, ठीक है ना, व्यापम वगैरह सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मानव जीवाश्म मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो उसका आंसर है हथनौरा। और हथनौरा कहाँ पड़ता है? तो हथनौरा पड़ता है आपका सीहोर में। सीहोर के हथनौरा से मानव जीवाश्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो मानव जीवाश्म का साक्ष्य है, तो इसकी जब मैपिंग की गई ESR पद्धति, कौन सी पद्धति है? ESR पद्धति। इसकी फुल फॉर्म होती है
इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस पद्धति से जब इसकी आयु ज्ञात की गई, इस मानव जीवाश्म की आयु ज्ञात की गई, तो इसकी आयु 3.5 लाख वर्ष आई। कितनी आई? 3.5 लाख वर्ष। हालांकि यह 5 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। कितना पुराना माना जाता है? 5 लाख वर्ष पुराना हथनौरा का मानव जीवाश्म इसको माना जाता है 5 लाख वर्ष पुराना। लेकिन जो ESR पद्धति है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, उसके द्वारा इसकी जो आयु है वह 3.5 लाख वर्ष आंकी गई है। क्लियर हो गया? अब ये मानव की खोपड़ी है और ये कैसी दिखती है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इसको, ये कैसी दिखती है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिएगा हथनौरा कहाँ है, तो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये जो मैप आपके सामने है, तो ये है नर्मदा घाट हथनौरा। क्या है? नर्मदा घाट हथनौरा। ठीक है, नर्मदा घाट हथनौरा ये प्लेस है। और अब हम देखते हैं ये क्या है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी लोग ये मानते थे कि अफ्रीका ही वह जगह है जहाँ सबसे प्राचीन मानव पाया गया है। लेकिन ये जो जगह है, तो ये जगह है आपके मध्य प्रदेश के हथनौरा में। तो ये खोपड़ी पाई गई है। ये खोपड़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे प्राचीन खोपड़ी मानी गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है हथनौरा सीहोर में। और इसका जो नाम रखा गया है वो है होमो इरेक्ट्स नर्मदेनेसिस। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स नर्मदेनेसिस। होमो इरेक्ट नर्मदेनेसिस इस खोपड़ी का नाम रखा गया है। तो ये सिर्फ खोपड़ी ही मिली है, लेकिन ये सबसे प्राचीन खोपड़ी है जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनौरा में प्राप्त हुई है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? तो देखिए जो सीहोर जिले के हथनौरा है, इसका उत्खनन पुरातत्वविद डॉक्टर अरुण सोनकिया ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने करवाया था। कब करवाया था? तो 5 दिसंबर 1982 को 5 दिसंबर 1982 को सीहोर के हथनौरा का उत्खनन पुरातत्वविद डॉक्टर अरुण सोनकिया जी के द्वारा करवाया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं कि एच.डी. सांकलिया तथा सुपरकर को महादेव जो पिपरिया में है, कहाँ है? पिपरिया होशंगाबाद में है। यहाँ से 860 औजार प्राप्त हुए हैं। किसको? एच.डी. सांकलिया एवं सुपेरकर को महादेव पिपरिया होशंगाबाद से 860 औजार प्राप्त हुए हैं। जबलपुर के भेड़ा घाट से पर्थ यानी पत्थर की बनी पर्थ या फ्लैग प्राप्त हुई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पत्थर की बनी हुई पर्थ या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जबलपुर से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं जो सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां से सबसे प्राचीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो सबसे प्राचीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं नरसिंहपुर के भूतरा गांव से। कहां से? नरसिंहपुर के भूतरा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन पाषाणकालीन उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? नरसिंहपुर के भूतरा से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा मध्य पाषाण काल। तो ये मध्य पाषाण काल की स्टडी करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं यहां से? मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है? तो देखते हैं कौन कौन से स्थल संबंधित हैं। तो होशंगाबाद जिले का आदमगढ़, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आदमगढ़ किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और आदमगढ़ किस जिले में आता है? तो होशंगाबाद जिले में आता है। क्लियर हो गया? आदमगढ़ मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा जो हमारा विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र भी मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और जो बाघ की गुफाएं कहाँ हैं?
ये धार जिले में पड़ती हैं। तो बाघ की जो गुफाएं हैं यह भी मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों यानी कि होशंगाबाद जिले का आदमगढ़, विंध्य क्षेत्र और बाघ की गुफाएं, ये तीनों स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये है होशंगाबाद और आदमगढ़ कहाँ है? तो देखिए ये रहा आदमगढ़, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होशंगाबाद तो ये रहा और ये है आपकी आदमगढ़ हिल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आदमगढ़ हिल्स बहुत फेमस स्थल है आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद में है। और किस नदी के तट पर है? तो ये आदमगढ़ जो है ये नर्मदा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। और यहीं से मानव के पशुपालक होने के प्रमाण मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानव के पशुपालक होने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के स्थल आदमगढ़ से। आदमगढ़ ही वह स्थल है जहाँ से मनुष्य के पशुपालक होने के प्रमाण मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी बोला, किस स्थल से मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं, साथ में मानव शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए आंसर होगा आदमगढ़। ठीक है, आंसर क्या होगा? आदमगढ़। तो आदमगढ़ वह जगह है जहां से मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आदमगढ़, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो मानव के पशुपालक एवं मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ है? तो आदमगढ़ है आपका होशंगाबाद जिले में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये देख सकते हैं आप आदमगढ़ की ये कुछ शैलाश्रय हैं, गुफाएं इस प्रकार से दिखती हैं, इनको आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आदमगढ़ शैलाश्रय से किसने 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं? यानी कि जो आदमगढ़ शैलाश्रय है जिसका भी आपने फोटो देखा था, उस शैलाश्रय से 25,000 लघु पाषाण उपकरण किसने प्राप्त किए हैं? तो आदमगढ़ शैलाश्रय से 25,000 लघु पाषाणकालीन उपकरण आर.बी. जोशी जी के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। किसने प्राप्त किए हैं? आर.बी. जोशी ने। आदमगढ़ से 25,000। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा स्थल है मध्य प्रदेश का जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है एवं जहां से 25,000 लघु पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए गए हैं? तो वो है आपका आदमगढ़। और किसने इसका उपकरण प्राप्त किए हैं? तो वो है आर.बी. जोशी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज C.L. कार्लाइल जी के द्वारा की गई। C.L. कार्लाइल, इसका आंसर होगा C.L. कार्लाइल। तो विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज किसके द्वारा की गई? C.L. कार्लाइल। कब? 1867 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नव पाषाण काल यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे नव पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। निम्न में से कौन से स्थल नव पाषाण काल से संबंधित हैं? तो देखिए मनुआवान टेकरी भोपाल में है, नेवरी गुफा ये भी भोपाल में है, श्यामला पहाड़ी ये भी भोपाल में है। तो ये तीनों के तीनों स्थल नव पाषाण काल से संबंधित हैं। कौन कौन से? मनुआवान टेकरी, नेवरी गुफा, श्यामला पहाड़ी। ठीक है, जिसे श्यामला हिल्स भी बोलते हैं। तो ये तीनों स्थल कहाँ हैं? भोपाल में हैं और ये नव पाषाण काल से संबंधित हैं। क्लियर हुआ नव पाषाण काल? तो भोपाल को आप याद रखिएगा, यहाँ मनुआभान टेकरी है, नेवरी गुफा है, श्यामला पहाड़ी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, यहां से अनेक खांचेदार किरोट तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो बस याद रखिएगा कि ये जो भोपाल है
नवपाषाण काल के स्तर, यहाँ से काफ़ी सारे नवपाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धचंद्राकार औजार एवं समलंब, इसको अलग अलग पड़ेगा। अर्धचंद्राकार का मतलब होता है इस प्रकार से, समलंब मतलब हमारा जो समलंब चतुर्भुज होता है। तो अर्धचंद्राकार और समलंब नवपाषाण कालीन उपकरण किस शैल या शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं? अर्धचंद्राकार एवं समलंब नवपाषाण कालीन उपकरण किस शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए भोपाल के निकट बैरागढ़, कौन सी है? बैरागढ़ शैलाश्रय से अर्धचंद्राकार एवं समलंब नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार एवं समलंब जैसी संरचना वाले नवपाषाण कालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भोपाल के निकट बैरागढ़ से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किन स्थानों से नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट, तिलवारा घाट, लमेटा घाट, भेड़ाघाट, तिलवारा घाट, लमेटा घाट, ये तीनों स्थल नर्मदा नदी के किनारे हैं, नर्मदा नदी के किनारे हैं, और इन तीनों स्थलों से मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो मानव बस्तियों के साक्ष्य भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लमेटा घाट से प्राप्त हुए हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रीवा संभाग में किन क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन औजारों की प्राप्ति हुई है? तो रीवा संभाग में किन क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन उपकरण मिले हैं? तो आंसर होगा सोन नदी की तलहटी। सोन नदी की तलहटी रीवा संभाग में पड़ती है, एवं ईटार पहाड़ भी आपका रीवा संभाग में पड़ता है। तो इन दोनों स्थलों से ऑप्शन नंबर 1 एवं ऑप्शन नंबर 2 से नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो नाम क्या है? सोन नदी की तलहटी एवं ईटार पहाड़, दोनों कहाँ हैं? दोनों रीवा संभाग में पड़ते हैं। यहाँ से नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए लघु पाषाण कालीन उपकरण की, तो देखिएगा रीवा में ही है चचाई जलप्रपात एवं गोविंदगढ़ तालाब। ठीक है ना, तो रीवा जिले के अंतर्गत ये आता है, और यहाँ से लघु पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए गए हैं। कहाँ से? चचाई जलप्रपात एवं गोविंदगढ़ तालाब से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो रीवा संभाग में किन क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन औजारों की प्राप्ति हुई है? तो सोन नदी की तलहटी एवं ईटार पहाड़, और अगर पूछा जाए लघु पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो चचाई जलप्रपात एवं गोविंदगढ़ तालाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण काल से संबंधित स्थल सिंग्रामपुर घाटी कहाँ स्थित है? तो नवपाषाण काल से संबंधित जो स्थल है सिंग्रामपुर घाटी, ये दमोह जिले में है। कहाँ है? दमोह जिले में पड़ता है। ठीक है, और 1866 में यहाँ से नवपाषाण कालीन स्थलों की प्राप्ति हुई थी। 1866 में सिंग्रामपुर दमोह से नवपाषाण कालीन स्थलों की प्राप्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका ताम्रपाषाण काल, लास्ट है। तो निम्न में से कौन सा स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? नाबदा टोली, नागदा, कायथा, आबरा, एरण तथा वेसनगर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्थल है जो कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल का मतलब होता है जिसमें तांबा धातु का उपयोग होने लगा था। तो देखिएगा नाबदा टोली, नाबदा टोली कहाँ पड़ता है? तो ये इंदौर में, यह हम बोल सकते हैं महेश्वर के पास में पड़ता है। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है? ये महेश्वर के पास भी पड़ता है। ठीक है, तो इंदौर से भी थोड़ा दूरी है नाबदा टोली। ठीक है, नाबदा टोली। नागदा कहाँ पड़ता है? तो नागदा आपका पड़ता है उज्जैन में।
नागदा कहाँ पड़ता है? उज्जैन में। कायथा भी कहाँ पड़ता है? ये भी उज्जैन के पास पड़ता है, कायथा उज्जैन के पास पड़ता है। आबरा आपका पड़ता है मंदसौर में, आबरा कहाँ पड़ेगा? मंदसौर में। एरण आपका पड़ता है सागर में, एरण आपका पड़ेगा सागर में। और वेशनगर यानी कि विदिशा, वेशनगर यानी कि विदिशा का प्राचीन नाम वेशनगर। तो निम्न में से कौन से स्थल ताम्र पाषाण कालीन है? ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। तो देखिए, ताम्र पाषाण काल से संबंधित मध्य प्रदेश के स्थल ये सभी हैं, यानी कि नाबदा टोली भी है ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो कि इंदौर के निकट है, नागदा जो कि उज्जैन के निकट है, कायथा उज्जैन के निकट है, आबरा मंदसौर के निकट है, एरण सागर के पास है, वेशनगर यानी विदिशा। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर होगा। ये सभी जो स्थल हैं नबदा टोली, नागदा, कायथा, आबरा, एरण, वेशनगर, ये सभी के सभी ताम्रपाषाण काल से संबंधित हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तांबा एवं टिन धातु से बनी हुई कुल्हाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी थी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तांबा एवं टिन से निर्मित कुल्हाड़ी 1869 में कहाँ से प्राप्त हुई? तो जबलपुर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तांबा एवं टिन निर्मित कुल्हाड़ी 1869 में जबलपुर से प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 424 तांबे के उपकरण एवं 102 चांदी के आभूषण मध्य प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो 424 तांबे के उपकरण एवं 102 चांदी के आभूषण मध्य प्रदेश के डोंगरिया बालाघाट से प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश के डोंगरिया बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, डोंगरिया बालाघाट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ स्थित है? मामा भांजा शैलाश्रय पचमणी होशंगाबाद में है। मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ है? पचमणी होशंगाबाद में है। यहाँ 29 चित्र पाए गए हैं। कितने चित्र पाए गए हैं? 29 चित्र पाए गए हैं। तो याद रखिएगा, मामा भांजा शैलाश्रय पचमणी होशंगाबाद में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, ये शैलाश्रय है, इनके जोड़ी बनाना है। तो लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ पड़ता है? तो करसा मुरैना में पड़ता है, बिल्कुल सही है। लिखी छाछ शैलाश्रय करसा मुरैना, याद कर लेना इसको। लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ पड़ता है? करसा मुरैना में। लिखी दांत शैलचित्र, लिखी दांत शैलचित्र पड़ता है चंदेरी अशोकनगर में। लिखी दांत शैलचित्र चंदेरी अशोकनगर में। चुड़ना गुंदी शैलचित्र, चुड़ना गुंदी शैलचित्र पड़ता है कांति होशंगाबाद में। चुड़ना गुंदी शैलचित्र कांति होशंगाबाद में। एवं निशनगढ़ काजरी शैलचित्र, निशनगढ़ काजरी शैलचित्र पड़ता है आपका पचमणी होशंगाबाद में। यानी कि इनको सुमेलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके सामने जो आंसर लिखे हैं वो सभी के सभी एकदम सही हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। लिखी छाछ शैलाश्रय करसा मुरैना में, लिखी दांत शैलाश्रय चंदेरी अशोकनगर में, चरना गुंदी शैलचित्र कांति होशंगाबाद में, और निशानगढ़ काजरी शैलचित्र पचमणी होशंगाबाद में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा, मालवा, मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो वो ये मालवा से संबंधित है स्पेशली रूप से। तो इसको क्वेश्चन हम देखते हैं। तो कायथा कहाँ पड़ता है? उज्जैन में। कायथा की खोज 1964 में किसके द्वारा की गई थी? तो कायथा की खोज 1964 में की गई थी V.S. बांकर जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर V.S. बांकर जी के द्वारा कायथा की खोज 1964 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा स्थल ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है? अब देखिए, कौन सा स्थल है जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है? तो नाबदा टोली भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है, हम पहले देख चुके हैं। कायथा भी संबंधित है, हम ये भी देख चुके हैं। एरण भी संबंधित है, हम ये भी देख चुके हैं। मनौती तथा इनाम गांव भी संबंधित हैं। तो ये सारे के सारे जो स्थल हैं ये मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा
उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्लियर हो गया? तो मेरा जो पर्पस था वो ये था कि आपको ये उपरोक्त सभी वाले आंसर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे आंसर याद कर लें, इसमें कुछ भी ना छूटे। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था, हम 100% कवर करेंगे, 100% फैक्ट्स कवर करेंगे इसके, इसलिए मुझे सारे के सारे लिखना पड़े। क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे जो स्थल हैं, नाबदा टोली, कायथा, एरण, मनौती तथा इनाम गांव, ये सब मालवा की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल किसे कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पे प्रमुख स्थल आ गया था, जबकि वहां पे पूछा था कौन कौन से स्थल संबंधित हैं ताम्र पाषाण संस्कृति से, लेकिन यहाँ पे उसने पूछ लिया है कि सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है। तो देखिए सबसे प्रमुख स्थल जो होगा वो होगा आपका नाबदा टोली, ठीक है ना। तो मालवा की ताम्र पाषाण संस्कृति का सबसे प्रमुख स्थल जो है वह नाबदा टोली होगा। क्या होगा? नाबदा टोली। और नाबदा टोली कहाँ पड़ता है? तो इंदौर के निकट पड़ता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो थैंक यू सो मच। ये हमने मध्य प्रदेश का प्राग ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत हमने पुरा पाषाण काल का अध्ययन किया, मध्य पाषाण काल का अध्ययन किया, नव पाषाण काल का अध्ययन किया और ताम्र पाषाण काल की स्टडी की ऑब्जेक्टिव मीडियम क्वेश्चन के द्वारा। और लगभग मैंने इसमें सब कुछ कवर किया है। इसमें लगभग आपका ये समझ लीजिए कि 90% मैंने इसमें कवर कर लिया है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।